डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ कॉमन इमेंटर कॉन्फ़िगरेशन पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने कॉमन इमेटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये बताया था, साथ में अल्फ़ा और बीटा रिलेशन के बारे में बताया था। अब मैं आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरह से ड्रॉ करते हैं और क्या होते हैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करते हैं उसका जो फिगर है वो फिगर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यहाँ ये जो फिगर मैंने दिखाया है ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किया है। यहाँ ये वाला पार्ट है, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक है जो दोनों भागों के अंदर अर्थात इनपुट और आउटपुट दोनों भागों के अंदर, और ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। यहाँ इधर ये बेस और एमिटर इनके मध्य में ये बैटरी VBB लगी हुई है, और इधर यहाँ ये जो बैटरी इस साइड में ये बैटरी VCC लगी हुई है। इस बैटरी VBB के द्वारा और यहाँ जो इनपुट टर्मिनल है, इस इनपुट टर्मिनल पर VBE यहाँ ये वोल्टेज इसको दी जाती है, और इसी तरह से यहाँ ये जो बैटरी है इस बैटरी VCC से, और यहाँ ये जो वोल्टेज इस पर बाइसिंग जो की जाती है VCE वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई कर दी जाती है। तो जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया जाता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जब ड्रा किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इनपुट कर्व होता है, इनपुट करंट होती है, उस इनपुट करंट को और क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख दिया जाता है। तो अब मैं आता हूँ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरह से होता है और उसका क्या मतलब रहता है। तो यहाँ ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निवेशी अभिलाक्षणिक संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता अर्थात VCE को नियत रखकर आधार धारा IB व आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE के मध्य खींचा जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहाँ मैंने ये दिखा दिया है, VBE एक्स एक्सिस पे ले लिया है, और इधर जो करंट है ये तो एक्स एक्सिस पे करंट VBE है, वोल्टेज VBE है, और इधर ये जो करंट है वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ ये करंट IB इसके अंदर ले लिया जाता है। यहाँ ये जो फिगर है इसमें PNP ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को मैंने दिखाया है। ये वक्र उभयनिष्ठ आधार विन्यास CB के लिए प्राप्त वक्रों के समान होते हैं। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE बढ़ाने पर अभिलाक्षणिक वक्र अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने के कारण नीचे की ओर खिसक जाते हैं। जैसे इसके अंदर दिखा रखा है VCE का मान जैसे जैसे इसमें बढ़ाते जाते हैं तो ये जो वक्र हैं और नीचे की तरफ खिसकते जाते हैं। VCE के कम मान के लिए यहाँ ये अपने को मिलता है, और जब VCE का जो मान है यदि बढ़ा देते हैं, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देते हैं नियत मान को, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ ये अर्थात नीचे की तरफ ये खिसक जाते हैं। अतः आधार की प्रभावी चौड़ाई व आधार धारा IB दोनों के मान में
कमी होती है। ये अभिलाक्षणिक वक्र उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में दी गई वोल्टता VCE पर ट्रांजिस्टर का गतिक निवेशी प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ जो गतिक निवेशी प्रतिरोध, जिसको RI के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन अर्थात डेल VBE तथा आधार धारा में परिवर्तन अर्थात डेल IB के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब VCE का मान नियत हो, अतः इसे अभिलाक्षणिक वक्र के ढाल के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। RI इक्वल टू क्या होता है? RI इक्वल टू आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन अपॉन आधार धारा में परिवर्तन, जबकि VCE का मान नियत हो। तो ये इसके अंदर और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के रूप में हम इसको डिफाइन कर देते हैं। यहाँ इस फिगर के अंदर जो व्यक्त जो किया निवेशी अभिलाक्षणिकों के अनुसार वोल्टता VCE के निश्चित मानों के लिए जैसे जैसे वोल्टता VBE बढ़ाई जाती है, आधार धारा IB डायोड अभिलाक्षणिकों के समान बढ़ती है। वास्तव में VCE को बढ़ाने पर अभिलाक्षणिकों पर इतना कम प्रभाव होता है कि प्रथम सन्निकटन में VCE में परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन को नगण्य माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये नज़दीक और ये जो लाइंस हैं, ये कर्व हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ तो आता हूँ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ ये जो मैंने दिखाया है ये फिगर, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। यहाँ इस कर्व के 3 भाग हैं। एक सैचुरेशन रीजन होता है, एक एक्टिव रीजन होता है और एक कट ऑफ रीजन होता है। निर्गम अभिलाक्षणिक आधार धारा IB को नियत रखते हुए, अर्थात जो इनपुट करंट होता है उसको क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। उसको नियत रख करके संग्राहक धारा IC व संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE के मध्य जो वक्र खींचा जाता है उसे निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के नाम से उसको जानते हैं। यहाँ इस फिगर में मैंने PNP ट्रांजिस्टर के और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र है, अभिलाक्षणिक वक्र हैं, उनको प्रदर्शित किया है। PNP ट्रांजिस्टर के लिए VCE, IC तथा IB ऋणात्मक होते हैं। फिर दोबारा सुनिए, PNP ट्रांजिस्टर के लिए VCE, IC तथा IB ऋणात्मक होते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था, टेबल जो मैंने बनाई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उस समय बताया था कि PNP ट्रांजिस्टर के लिए VC, IC तथा IB कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिकों को एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ इस फिगर के अंदर मैंने इनको प्रदर्शित कर दिया गया है। यहाँ जो एक्टिव रीजन होता है, ये क्षेत्र जब VC का मान 1 वोल्ट के दाईं ओर तथा IB इक्वल टू 0 के ऊपर स्थित है, जहाँ इसके अंदर ये जो ना ये VCE लेस देन 1, VCE लेस देन 1 और VCE लेस देन 1 वोल्ट के दाईं ओर तथा IB इक्वल टू 0 के ऊपर स्थित होता है। अर्थात यहाँ ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, वो इसके अंदर ये एक्टिव रीजन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ दूसरा जो इसका सैचुरेशन रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन
क्या होता है, जब Vc का मान वोल्ट के कुछ दशांकों से कम होता है, जब Vc के घटने के साथ Ic का मान तेजी से कम होता है, ये घटना Vc का मान Vb से कम होने पर घटित होते हैं, क्योंकि तब संग्राहक आधार संधि अग्रवाहित हो जाती है। इस स्थिति में ट्रांजिस्टर की दोनों संधियां अग्रवाहित होती हैं। वह ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में ऑपरेट होता है। इस क्षेत्र में धारा IC निवेशी धारा IB पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इस क्षेत्र को सैचुरेशन रीजन के नाम से जानते हैं, जिसको यहाँ ये इसके अंदर ये बता दिया गया है, इस सैचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ जो कट ऑफ रीजन होता है, ये आधार धारा IB का मान शून्य होने पर भी संग्राहक धारा IC का मान शून्य नहीं होता है। अंतक क्षेत्र जब IB इक्वल टू 0 के समीप है तो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान कितना 0.9 होता है। अतः शून्य आधार धारा IB इक्वल टू 0 पर संग्राहक धारा उत्क्रम संतृप्त धारा ICBO की 10 गुना होती है। इसलिए शून्य आधार धारा ट्रांजिस्टर को अंतक क्षेत्र में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अंतक स्थिति में संग्राहक धारा उत्क्रम संतृप्त धारा ICBO के तुल्य तथा उत्सर्जक धारा I इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब उत्सर्जक संधि पर लगभग 0.1 वोल्ट की उत्क्रम बायस वोल्टता लगाई जाती है, तब जर्मेनियम ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में प्रचालित होता है। और यहाँ जो कट ऑफ रीजन है वो यहाँ ये जो एक्स एक्सिस और जो 0 माइक्रो एम्पियर IB का मान जो 0 माइक्रो एम्पियर है, इसके बीच का रीजन है, ये कट ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है। उसको यहाँ ये दिखाया गया है। तो इस प्रकार से, और हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को 3 भागों के अंदर एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के अंदर इसको क्लासिफाई करके और इसकी स्टडी करते हैं। आधार धारा IB को नियत रखते हुए संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन अर्थात डेल VCE तथा संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल IC का जो अनुपात है वो गतिक निर्गम प्रतिरोध अर्थात डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस को व्यक्त करता है, जिसे R0 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। और R0 इक्वल टू क्या जाता है, R0 इक्वल टू ये आ गया डेल VCE अपॉन क्या जाता है, अपॉन डेल IC एट कांस्टेंट IB नियत वोल्टता नियत इनपुट करंट पर। और ये जो डेल VCE अपॉन डेल IC है, इसको क्या नाम दिया जाता है, गतिक निर्गम प्रतिरोध या डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस के नाम से इसको जानते हैं। ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गम प्रतिरोध की परास लगभग 10 किलो ओम से 50 किलो ओम तक होती है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।